Hello, students of class 10th. Welcome to this online Pathshala of Biology. In last lecture, we have discussed the endocrine system of human. And in this lecture, I am going to discuss with you the nervous system in animals. I hope कि आपको endocrine system समझ में आ गया होगा. If you have any doubt, you can write in the comment section. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम. तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो नर्वस सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है. कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने वश में करना, किसी चीज़ को अपने काबू में करना, किसी चीज़ को ओवरकम करना. एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बैलेंस करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कंट्रोल करके रखता है डिसिप्लिन को स्कूल के अंदर. स्टूडेंट्स जो हैं कोई किसी तरीके का मिसबिहेव ना करें. टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन हो, ना तो टीचर्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, ना ही पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो. मॉनिटर्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं. स्कूल के अंदर एक प्रीफेक्टोरियल बोर्ड भी होता है और ये सब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं, एक बैलेंस में वर्क करते हैं, प्रॉपरली ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं. तो दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग एंड काबू करना किसी चीज़ को. तो हमारी बॉडी की यहाँ पे बात हो रही है. हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ एक टर्म्स हैं जो टेबल 5.6 में दी हुई हैं. पहले हम इनको पढ़ेंगे. तो सबसे पहले टर्म है कंट्रोल, जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को काबू में करना, ओवरकम करना, कैप्चर में लेना, कि उसकी परमिशन के बिना कोई काम नहीं हो सकता. तो हमारे नर्वस सिस्टम की परमिशन के बिना भी हमारी बॉडी किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर सकती एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाइज को. कोऑर्डिनेशन का मतलब है क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर वॉलंट्री, इनवॉलंट्री एक्टिविटीज़, सारे सिस्टम्स एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, सिंपल बॉडी नहीं है. वी आर मल्टी सेलुलर. तो हर एक सिस्टम का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है. तो वो काम करता है नर्वस सिस्टम. इसके साथ साथ रीजनिंग, मेमोरी, इमोशंस, इन सबको भी कंट्रोल करता है. नेक्स्ट टर्म है रिफ्लेक्स. लाइक हम चल रहे हैं, चलते चलते अचानक से हमको कांटा लग गया पैर में, तो हम क्या करेंगे? श्योरली हम अपने पैर को उठा लेंगे. तो कांटा इज़ द रिफ्लेक्स, कांटा इज़ द स्टिमुलस, नॉट रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो कि स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब ऑन द स्पॉट होता है, अपने आप होता है और हमारी मर्ज़ी के बिना होता है. अगर हमको कांटा लग गया तो हम पैर उठाएंगे ही उठाएंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने पैर को वहीं रखेंगे और नॉर्मल वॉक करते रहेंगे. ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. तो रिफ्लेक्स होता है एक्शन, काम, जो कि रिस्पॉन्स के लिए, जो कि स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होता है. जो नर्वस सिस्टम है हमारे, हमको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करके रखता है. नेक्स्ट कुछ और टर्म्स हैं. स्टिमुलस की हम बात कर रहे थे. स्टिमुलस होता है एक्सटर्नल और इंटरनल एजेंट. जैसे हमको कांटा लगा, तो कांटा क्या है? कांटा इज़ स्टिमुलस. हमने कोई गरम प्लेट टच करी तो दैट प्लेट इज़ स्टिमुलस. रिस्पॉन्स, जैसे ही हमने गरम प्लेट को टच किया, हमने हाथ हटाया, हाथ हटाना इज़ रिस्पॉन्स. रिसेप्टर, रिसेप्टर सेल्स होती हैं. ये वो सेल्स होती हैं जो CNS तक जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को लेके जाती है कि हमको कांटा लग गया है. ये इन्फॉर्मेशन CNS तक जाएगी. फिर CNS इफेक्टर्स के थ्रू, इफेक्टर्स भी ये सेल्स होती हैं, इफेक्टर्स के थ्रू रिस्पॉन्स करवाएगा कि आपको कांटा लग चुका है, रिमूव योर फुट. तो हम अपना पैर हटा लेंगे. आई होप आपको समझ आ गया होगा. इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन. और वो इन्फॉर्मेशन कैसे होती है? हमको कांटा लगा है, तो कांटा लगना इज़ द इन्फॉर्मेशन. वो इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारे CNS तक. CNS हमको कहेगा कांटा लग चुका है, अपना पैर हटा लीजिए.
दैट इज़ द रिस्पॉन्स। तो इम्पल्स इज़ द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कांटा लगना भी है और वो इंफॉर्मेशन पैर हटाना भी है, क्योंकि कांटा लगना इंफॉर्मेशन सीएनएस तक जा रही है और सीएनएस से रिस्पॉन्स के लिए कमांड मिल रही है रिमूव योर फुट, तो दोनों ही इंफॉर्मेशन है। इरिटेबिलिटी इज रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं सबसे पहले वो समझना जरूरी है। नर्वस सिस्टम आप लोगों को पता चल चुका है। वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि बैकबोन। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है उसको बोला जाता है वर्टिब्रेट्स। तो जो नर्वस सिस्टम है वर्टिब्रेट्स का वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीएनएस, पीएनएस एंड एएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट हैं, इसके अंदर भी नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल मतलब स्पाइन, वो नर्व्स जो स्पाइन से निकलती हैं। स्पाइन मतलब हमारी बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी। और क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो क्रेनियम हमारे ब्रेन से निकलती हैं, क्योंकि क्रेनियम ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। उसके बाद थर्ड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि इन्वॉलंटरी एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर करता है, और पैरासिम्पैथेटिक बॉडी को नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। इन तीनों के तीनों सिस्टम्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका बेस ज़रूरी है। जैसे कि हम जब मकान बनाना शुरू करते हैं तो उसकी नींव रखना ज़रूरी होता है, उसकी नींव मजबूत करना ज़रूरी होता है। मैंने आपको क्लास 9th में भी पढ़ाया था चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और फंडामेंटल यूनिट यानी कि बेसिक यूनिट जो है वो है हमारी लाइफ की सेल। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की भी तो कोई ना कोई बेस होगा, और वो बेस क्या होगा? वो बेस सेल ही होगा, और उस सेल का नाम है बच्चों न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। नर्व सेल और न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये आपको याद रखना है। इट इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ये न्यूरॉन होता है ये लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की, सबसे लंबी सेल होती है, क्योंकि वायर की तरह होती है, लंबी लंबी बॉडी के अंदर होती है ये। इस तरह के बहुत सारे न्यूरॉन जुड़ के सीएनएस तक पहुंचते हैं, सीएनएस से आते हैं। तो इट इज़ अ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। आपने क्लास 9th में पढ़ा भी है कि हम इसको ट्री की तरह बोलते हैं, ट्री की तरह लग भी रहा होगा आपको ये। तो अब हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। हमको पता चल गया कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का जो बेस है वो एक सेल है, उस सेल का नाम न्यूरॉन है और वो लॉन्गेस्ट सेल है। अब हम इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, साइटोन, डेंड्राइट एंड एक्सोन। साइटोन का मतलब होता है सेल बॉडी। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ सेल बॉडी। ये सेल बॉडी है, इसको साइटोन बोलते हैं। जो ये ब्रांच की तरह, टहनियों की तरह स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं डेंड्राइट्स। इनका नाम होता है डेंड्राइट्स। इनको एफरेंट प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं इन केमिकल फॉर्म। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन 2 फॉर्म्स में होती हैं, इम्पल्स 2 फॉर्म में होता है, वन इज़ इलेक्ट्रिकल एंड अदर वन इज़ केमिकल। तो जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं इन फॉर्म ऑफ केमिकल। जैसे ही इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ केमिकल यहाँ पे आती है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में आगे पास ऑन होती है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, पाइप की तरह एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्सोन। इसका नाम होता है एक्सोन। एक्सोन के ऊपर आपको एक कवरिंग दिखाई दे रही है, लेकिन ये कवरिंग कहीं कहीं पे ब्रेक भी हो रही है। तो बच्चों इस कवरिंग का नाम है माइलिन शीट। ये इसको एक्सोन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और जो माइलिन शीट है, माइलिन शीट प्रोड्यूस्ड होती है शेवॉन सेल्स से। शेवॉन सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है शेवॉन सेल्स आर प्रेजेंट इन न्यूरोलीमा।
जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का बेस न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन न्यूरोलीमा का बना हुआ है। न्यूरोलीमा के अंदर शेवॉन सेल्स प्रेजेंट हैं। शेवॉन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ये जो कवरिंग है, जिस कवरिंग का नाम है माइलिन शीट। लेकिन एक्सोन, पूरे के पूरे एक्सोन में माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, कहीं कहीं पे प्रेजेंट नहीं है। जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है, इस पोर्शन को बोला जा रहा है नोड ऑफ रेनवियर। स्टूडेंट्स 1 मार्क में इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो यू हैव टू स्टडी इट वेरी क्लियरली। उसके बाद जो पार्ट आता है दैट इज़ नर्व एंडिंग। जो मेन पार्ट हैं वो 3 ही हैं, दैट इज़ डेंड्रियाइट। आप यहाँ से याद रखना स्टार्टिंग से, डेंड्रियाइट है, डेंड्रियाइट इन्फॉर्मेशन लेगा, सेल बॉडी को देगा, ये सेल बॉडी है। उसके बाद एक्सोन है। ये 3 मेन पार्ट हैं, बाकी के पार्ट सब पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूरोप्लाज्म प्रेजेंट है। न्यूरोप्लाज्म होता है लिक्विड मटेरियल, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूरॉन के अंदर न्यूरोप्लाज्म होता है। नर्व एंडिंग, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे नर्व एंडिंग में जब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो नर्व एंडिंग से इम्पल्स केमिकल फॉर्म में जाएगा डेंड्रियाइट के पास, दूसरे न्यूरॉन के, डेंड्रियाइट, सेल बॉडी, एक्सोन। नर्व एंडिंग से साइटो, जो दूसरा न्यूरॉन है, उसकी डेंड्रियाइट इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगी केमिकल फॉर्म में। केमिकल फॉर्म में क्यों रिसीव करेंगी? क्योंकि बच्चों, जब आप अपने घरों में स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, फ़ैन चलता है या फिर ट्यूबलाइट ऑन होती है। हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे ही होता है, जब हमको स्टिमुलस मिलता है तो वो स्टिमुलस क्विकली हमारे CNS तक पहुंचता है। लेकिन इलेक्ट्रिक वायर और न्यूरॉन नर्व फाइबर के बीच में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक पर्टिकुलर गैप होता है। उस गैप को बोलते हैं साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस चीज़ को याद रखना, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि साइनेप्स क्या होता है। तो बच्चों, साइनेप्स होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का माइन्यूट गैप, उसको साइनेप्स कहा जाता है। और ये गैप जो कवर होता है, इस गैप से भी तो इन्फॉर्मेशन को पास ऑन होना ज़रूरी है। तो इस गैप से इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है केमिकल इम्पल्स के थ्रू। और वो केमिकल इम्पल्स देखो, यहाँ पे ये नर्व एंडिंग है, ये एक्सोनल टर्मिनल है, यहाँ पे ये छोटे छोटे वेसिकल्स प्रेजेंट हैं। इन वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलाइन होता है। एसिटाइल कोलाइन क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल होता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि इन्फॉर्मेशन केमिकल फॉर्म में पास ऑन होगी। तो यहाँ से एसिटाइल कोलाइन रिलीज़ हो जाएगा और इस गैप को कवर करके अगले न्यूरॉन के डेंड्रियाइट तक पहुँच जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन कि यहाँ ये एंडिंग है, यहाँ पे वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रिलीज़ होगा, रिलीज़ हुआ, इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हुआ, मतलब ये इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हुई है और ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी डेंड्रियाइट तक, केमिकल फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में, एसिटाइल कोलाइन की फॉर्म में। और उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन साइटोन में जाएगी, साइटोन से एक्सोन में जाएगी, एक्सोन से फिर नर्व एंडिंग में फिर से वही प्रोसीजर होगा, एसिटाइल कोलाइन रिलीज़ होगा, फिर से डेंड्रियाइट के पास जाएगी। तो ये प्रोसेस रिपीट चलती रहती है जब तक कि इम्पल्स CNS तक नहीं पहुंच जाता। CNS से फिर से CNS इंस्ट्रक्ट करेगा कि रिमूव योर फुट, तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी इफरेंट फाइबर्स के थ्रू, दूसरे न्यूरॉन्स के थ्रू। और उसके बाद जो मसल्स हैं, न्यूरॉन मसल को मैसेज कन्वे करेगा कि हाथ हटा लीजिए या पैर हटा लीजिए, क्योंकि जो फंक्शन है वो हमारी मसल्स करेंगी, वो न्यूरॉन नहीं करेंगे। न्यूरॉन सिर्फ मैसेज लाने और ले जाने का काम करेंगे, रिस्पॉन्स का काम जो करेंगे वो करेंगी हमारी मसल्स। चैप्टर हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, मसल टिश्यू का काम होता है एक्शन प्रोड्यूस करना, न्यूरॉन का काम होता है मैसेज को लाना, ले जाना, कोऑर्डिनेशन करना। तो नर्व और मसल जहाँ ज्वाइन होंगे, जहाँ पे न्यूरॉन मसल को कहेगा रिमूव योर हैंड, आप ये एक्शन करिए, उस पॉइंट को बोला जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ज्वाइंट, नर्व और मसल का ज्वाइंट इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बार बार बहुत अच्छे से पढ़ना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना।
एक और छोटा सा टॉपिक है, इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। न्यूरॉन्स के क्लासिफिकेशन दिखा रखे हैं। हमने पढ़ लिया कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है न्यूरॉन की, नर्वस सिस्टम की सॉरी, वो न्यूरॉन है। अभी हम पढ़ेंगे कि ये न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटेड। सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जिनको एफरेंट भी कहते हैं, ये सीएनएस तक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करते हैं। मोटर को इफरेंट बोलते हैं, ये इंफॉर्मेशन को लाने का काम करते हैं। ले जाने का काम एफरेंट का है, लाने का काम इफरेंट का है। और दोनों के जो बीच का न्यूरॉन है दैट इज एसोसिएटेड न्यूरॉन, जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है, दैट इज़ नोन एज एसोसिएटेड न्यूरॉन। इसको मिक्स्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, डू यू नो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर और हमारे जो फाइबर्स होते हैं उनमें डिफरेंसेस दिए हुए हैं। मैंने आपको अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले कि जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसमें कोई कट नहीं होता। अगर उसमें कट हो गया या तो वो करंट मारेगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी आगे पास ऑन नहीं होगी अगर पूरा कट होगा। लेकिन जो हम नर्व इम्पल्सेस होते हैं इनमें गैप होते हैं, इनमें कट होते हैं और वो गैप क्रॉस होते हैं केमिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू। जो स्पीड होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो 1,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन इम्पल्स की, इंफॉर्मेशन की 100 मीटर पर सेकेंड होती है। इंफॉर्मेशन को साइनेप्स से पास ऑन होना ज़रूरी होता है और वो पास ऑन होती है न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए। न्यूरोट्रांसमीटर होता है केमिकल दैट इज़ नोन एज एसिटाइल कोलाइन। बच्चों 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि एसिटाइल कोलाइन क्या होता है, साइनेप्स क्या होता है। तो साइनेप्स स्मॉल गैप है बिटवीन द न्यूरॉन्स और एसिटाइल कोलाइन केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन डेंड्रियाइट से एक न्यूरॉन के डेंड्रियाइट को मिलती है वाया नर्व एंडिंग। Student, I hope all the topics are clear to you. If you are not cleared, then tell me. Thank you.